तो बिहार में वोटर लिस्ट में संशोधन को लेकर जारी विवाद अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुका है। INDIA गठबंधन के बड़े बड़े नेता बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। संसद भवन के पास विरोध किया जा रहा है और सवाल वोटर लिस्ट को लेकर उठाए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, बिहार में कटेंगे वोट, किसके वोट बैंक पर चोट? क्योंकि बिहार में अब तक 99% मतदाता कवर हो चुके हैं। लाखों ऐसे वोटर हैं जिनका नाम कट सकता है और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता वोटर लिस्ट पर रण छेड़ चुके हैं। उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। दरअसल बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान ऐसे खुलासे हुए हैं, जिसके बाद से विपक्ष लामबंद है। बिहार में मृत वोटर करीब 18 लाख, दूसरे विधानसभा में जाने वाले करीब 26 लाख वोटर हैं और जिनका 2 जगह नाम वो करीब 7 लाख हैं। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 8 सीटों पर जीत हार का अंतर 1000 से भी कम रहा था, जबकि 11 सीटों पर वोटों का फासला 2000 से भी कम था। ऐसे में लाखों मतदाताओं का नाम कटना विपक्ष की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। इधर बिहार में वोट बैंक की लड़ाई अब मरने मारने पर आ चुकी है। एक तरफ राबड़ी देवी दावा करे कि उनके बेटे यानी कि तेजस्वी यादव को जान का खतरा है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार और विजय सिन्हा इन दावों को मेलोड्रामा बता रखे हैं और यही से शुरुआत बिहार में एक नए सियासी चैप्टर की हो चुकी है। क्योंकि एक दिन पहले जिस तरह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच जुबानी बहस हुई, तू मैं में सारी मर्यादाएं धूमिल हो गईं। ऐसे में राबड़ी देवी ने अब बड़ा आरोप लगा दिया है। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से ट्रक से, क्या करिएगा। फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। इन आरोपों के बीच पलटवार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का आया और उन्होंने फिर से गुंडा राज वाली स्क्रिप्ट पलट दी। वो गुंडा राज स्थापित करते हैं, बिहार के लोग भयभीत हुए, बिहार से लोग पलायन किए, आज उनको भय लगने लगा है सहानुभूति लूटने के लिए जनता का। यानी बिहार में अब नेताओं को डर लगने लगा है, जिसका शोर सियासी गलियारों में भी सुनाई दे रहा है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार हो रहा है। एक तरफ विपक्ष का हंगामा तो दूसरी तरफ सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष ने भी अनोखा प्रदर्शन किया। एनडीए के विधायक सदन में हेलमेट लगाकर पहुंचे। क्योंकि एनडीए के विधायकों को आरजेडी विधायकों से डर लगता है, एनडीए विधायकों ने आरोप लगाया कि महागठबंधन के सदस्य हिंसक हो गए हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर है, इसीलिए वो हेलमेट लगाकर पहुंचे हैं। बिहार में वही लोग हैं जो जंगल राज स्थापित करिए थे और यही लोग चाहते हैं विधानसभा में जंगल राज स्थापित कर देना। इनको न तो कानून का भय है, न इनको संविधान का भय है। ये चाहते हैं अपना जंगल राज बिहार में स्थापित करना। इसलिए यह लोग पर कोई विश्वास नहीं है, अप्रिय घटना नहीं घटे, इसलिए हम लोगों ने हेलमेट पहना। दरअसल गुरुवार को बिहार विधानसभा के अंदर भारी हंगामे और विधायकों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद जेडीयू और बीजेपी के विधायकों ने हेलमेट पहनकर विधानसभा में एंट्री ली। विधानसभा में प्रवेश करने के बाद उन्होंने कहा कि महागठबंधन के विधायक अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, इसीलिए हम अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनकर सदन में आए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने जा रहे हैं। चुनाव से पहले कैग की रिपोर्ट ने माहौल को गर्म कर दिया है, क्योंकि सरकार तकरीबन 70,000 का लेखा जोखा पेश नहीं कर पाई। सरकार बता नहीं पा रही कि आखिर इतने पैसों का क्या हुआ, इन्हें कहां खर्च किया गया। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा भुगतान नहीं करने वाले विभागों में पंचायती राज विभाग है, जिसने 28,154 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया। इसके अलावा शिक्षा विभाग 12,623 करोड़ रुपए, शहरी विकास 11,065 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास विभाग पर 7,800 करोड़ रुपए और कृषि विभाग ने 2,107 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान नहीं किया है। ये विभाग अपने हिस्से के इन पैसों का कोई हिसाब नहीं दे सके। कैग रिपोर्ट में हुए खुलासे के मुताबिक करीब 70,877 करोड़ रुपए में से 14,452 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2016-17 तक की अवधि के हैं। कैग ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का कुल बजट 3.26 लाख करोड़ रुपए था और राज्य ने केवल 2.60 लाख करोड़ रुपए यानी कुल बजट का 79.92% ही खर्च किया है। इसका मतलब है कि बिहार सरकार को जितने धन का आवंटन किया गया,
पैसों का इस्तेमाल विकास कार्य में नहीं कर सकी। महाराष्ट्र में मराठी विवाद में अब एक नया चैप्टर जुड़ गया है। यहाँ गुजराती भाषा में लिखे हुए साइन बोर्ड को निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ की गई, जिसका आरोप किसी और पर नहीं बल्कि एमएनएस के कार्यकर्ताओं पर लगा है। तोड़फोड़ हो रही है, बकायदा इसका वीडियो भी बनाया जा रहा है और वजह फिर वही भाषा। गौर से देखिए साइन बोर्ड में कौन सी भाषा है। दावा किया जा रहा है वो एमएनएस कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आया क्योंकि वो मराठी में नहीं था और फिर उसे ऐसे तोड़ा जा रहा है कि जैसे किसी ने जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया हो। देखते ही देखते गिरा दिया गया। देखिए पास में एक और साइन बोर्ड लगा हुआ है लेकिन उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। अब इन मराठी भाषा के रक्षकों को देखिए जो कैसे नारेबाजी करते हुए क्या चेतावनी दे रहे हैं। वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं उनके चेहरों पर कोई डर नहीं क्योंकि ये सब मराठी भाषा के सम्मान के नाम पर हो रहा है। यूपी में धर्मांतरण कराने वाला छांगुर गिरोह की करतूतें अब परत दर परत खुलती जा रही है। देखिए छांगुर की गैंग में कई पढ़े लिखे लोग थे जो ये पूरा का पूरा सिंडिकेट चला रहे थे। नीतू उर्फ नसरीन, जिसे 7वीं पास बताया जा रहा है, उसकी फर्राटेदार अंग्रेजी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामकाज कई झूठी कहानियों की तरफ इशारा करता है। और अब जांच एजेंसियों ने नीतू उर्फ नसरीन के खिलाफ जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसियां अब छांगुर और नवीन के बाद नीतू पर पूरी तरह से फोकस कर चुकी हैं। नीतू के तमाम जानकारियों के दस्तावेज भी जांच एजेंसियों ने अलग अलग जगहों से तलब किए हैं। नीतू उर्फ नसरीन की शुरुआत तमिलनाडु से हुई जहां उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई की। बाद में वह लंदन की एक फर्म से जुड़ी और वहां से दुबई में नियुक्त हुई। इसी दौरान उसकी मुलाकात शिपिंग कंपनी में काम करने वाले नवीन रोहरा से हुई। दोनों सिंधी परिवार से थे। पारिवारिक रजामंदी से शादी भी हो गई। नवीन एक वित्तीय घोटाले में फंस गया और उस पर मुकदमा दर्ज हो गया। फिर दोनों छांगुर के संपर्क में आए। दुबई में ही नवीन का धर्मांतरण हुआ। जांच एजेंसियां नीतू पर इसलिए फोकस कर रही हैं क्योंकि उसने अपने आप को 7वीं पास बताया था। जांच में दावा है कि नीतू सिर्फ 7वीं तक पढ़ी है, लेकिन उसकी फर्राटेदार अंग्रेजी और अंतर्राष्ट्रीय कामकाज पर पकड़ इस दावे को झूठा साबित करती है। इसीलिए अब जांच एजेंसी नीतू से जुड़े दस्तावेज इकट्ठे कर रही है। देखिए धर्मांतरण के खेल में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए छांगुर ने पूरी तैयारी की थी। ग्राम प्रधान से लेकर कई पुलिस अधिकारी इस पूरे खेल में शामिल थे और धर्मांतरण की काली कमाई का हिस्सा भी इन लोगों के खातों में ट्रांसफर होता था। जांच एजेंसीज के मुताबिक छांगुर की सांठगांठ में कई सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ 50 से अधिक लोग शामिल थे और ये सभी लोग छांगुर की काली कमाई के हिस्सेदार थे। धर्मांतरण के बाद जो विदेशों से फंडिंग हुई उसके लिए छांगुर ने अलग अलग लोगों के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया था। छांगुर ने अपनी काली कमाई के कई हिस्सेदार बनाए थे। नीतू नसरीन, नवीन के बाद भी उसने अपनी काली कमाई के लिए अलग अलग बैंक अकाउंट्स का प्रयोग किया था। धर्मांतरण मामले में जांच में एजेंसियों ने खुलासा किया छांगुर की सांठगांठ 50 से अधिक लोगों से थी। इन लोगों में कई ग्राम प्रधान, कई पूर्व प्रधान, कोर्ट के कर्मचारी और उनके परिजन तक शामिल हैं। कई पुलिस कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने की भी आशंका है। कोर्ट के स्टाफ से भी छांगुर की सांठगांठ थी। धर्मांतरण का पैसा सरकारी अधिकारियों से लेकर बिचौलियों के बीच भी दिया गया था ताकि उसका काम आराम से चलता रहे। इनमें तमाम ऐसे अपराधी, अधिकारी, प्रधान, पूर्व प्रधान शामिल थे जो लगातार छांगुर के संपर्क में थे। अगर आपके बच्चे कंप्यूटर या मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो धर्मांतरण या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाए। जी हाँ, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया। देखिए, जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की मोबाइल पर फ्री फायर खेल रही थी, लेकिन असल जाल उसके बाहर बिछा था। दरअसल गेम खेलने के दौरान उसकी दोस्ती एक युवती से हुई। दोस्ती परवान चढ़ी तो सहेली को मिलने के लिए जबलपुर बुला लिया। जब वो स्टेशन पहुंची तो उसे पता चला कि उसके साथ गेम खेलने वाला तनवीर है। आरोपी की बातों में आकर वो उसके साथ मुंबई चली गई। मुंबई स्टेशन पर वो किसी से बात कर रहा था जिससे उसे शक हुआ। आरोप है कि उसे दुबई भेजने की साजिश रच रहा था। तभी वो मुंबई जीआरपी के पास पहुंच गई और सारी बात बताई। वहां से मिली सूचना पर जबलपुर पुलिस उसे वापस ले आई। मुंबई ले जाके स्टेशन में उसको छोड़ता, बोलता मैं आता हूँ कुछ व्यवस्था करके। मतलब उसका आशय था कि उसको भेजने के लिए ले गया था। और अब अगली खबर लखनऊ से है, जहां सनातन कॉल सेंटर पर देश भर से सैकड़ों फोन आ चुके हैं। हिंदू लड़कियों को मोहब्बत का शरबत पिलाने की शिकायत की जा रही है, जिसके कॉलर पश्चिम बंगाल से लेकर जम्मू तक के हैं।
ये वही कॉल सेंटर है जहां 3 दिनों में 325 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। कोई अपने दोस्त को धर्मांतरण के धंधे से बचाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई ये बता रहा है कि मोहब्बत का शरबत हिंदू लड़की को पिलाने की कोशिश हो रही है। में बनाया गया है सनातन हेल्पलाइन सेंटर, और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये वो हेल्प सेंटर है जहां पर धर्मांतरण से रिलेटेड, अगर धर्मांतरण कोई आपका जबरदस्ती करवा रहा है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर एक हेल्पलाइन सेंटर बनाया गया। ये हेल्पलाइन सेंटर यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश से यहाँ पर फोन आ रहे हैं। जिस वक्त जी मीडिया की टीम कॉल सेंटर में मौजूद थी, उस वक्त भी कई कॉलर के फोन कॉल आए, जिसमें एक शख्स जो जम्मू कश्मीर का था, उसने धर्मांतरण की पूरी कहानी बताई। मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पे धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है बहुत सारे लोगों का, तो जिसमें हम चाह रहे थे, जम्मू से बोल रहा हूँ। अच्छा, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है बहुत सारे लोगों का। सिर्फ जम्मू ही नहीं, पश्चिम बंगाल से कर्नाटक तक के कॉलर दिन भर में कई शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। हैदराबाद में सदियों पुराने एक मंदिर को ढहाने पर बवाल हो गया। स्थानीय प्रशासन ने इस मंदिर को हटाने की कार्रवाई की तो श्रद्धालुओं ने विरोध किया। पुलिस ने बीजेपी नेता माधवी लता को हिरासत में लिया। शहर के बंजारा हिल्स पर सैकड़ों साल पुराना ये पेद्दमा मंदिर है। प्रशासन का कहना है कि मंदिर सरकारी जमीन पर बना हुआ है। इसे हटाने के लिए गुरुवार रात बारिश के बीच पुलिस प्रशासन पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचा। लोगों को इसकी भनक लगते हुए वहां भक्तों को भीड़ इकट्ठी हो गई। हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रही माधवी लता भी मौके पर पहुंच गई। उन्होंने विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। तेलंगाना के गवर्नमेंट कांग्रेस वालों ने उस मंदिर को भी तोड़ा है, उस माता रानी को उखाड़ के लेके निकली है। माधवी लता लोगों के साथ धरने पर बैठ गई हैं और दोबारा मंदिर निर्माण की मांग कर रही हैं। रोड पे बैठी हूँ इनके लिए, इनको न्याय मिलना चाहिए, इनका मंदिर फिर से बनना चाहिए। बीजेपी ने कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार पर मंदिर तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी का दावा है कि यह मंदिर 100 साल पुराना था और स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र था। मध्य प्रदेश पुलिस अब नए सिपाहियों को ट्रेनिंग के साथ साथ रामचरितमानस का पाठ भी कराएगी। जी हाँ, जिससे वो घर की याद भूल जाए और प्रभु राम के वनवास से प्रेरणा ले। लेकिन अब इस पर एक नई महाभारत छिड़ गई है, क्योंकि मुसलमानों ने इसे तुगलकी फरमान बताते हुए थोपने वाला फैसला बताया। उन्होंने मांग की, अगर पुलिस ट्रेनिंग में रामायण का पाठ होगा तो फिर कुरान भी पढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि मध्य प्रदेश ने पुलिस की नए कांस्टेबल की ट्रेनिंग में ऐसा क्यों किया। दरअसल बहुत से कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर अपने घर के पास चाहते हैं। पुलिस का मानना है कि प्रभु राम के वनवास से उन्हें कुछ सीख मिले। ट्रेनिंग के दौरान हर शाम रामचरितमानस का पाठ होगा। इससे रंगरूटों को घर से दूर रहने की प्रेरणा मिलेगी। इसे लेकर भोपाल के कुछ भाईजान भड़क गए हैं और यहाँ तक कह दिया कि ये नया नियम क्यों, जब ये सर्वधर्म सब दिनों से रहा है, युगों से, तो अभी ये नए नियम क्यों? आप अगर यूँ चाह रहे हैं कि पूरे जो है ना हमारे हिंदू भाई सेना में जाएं, तो फिर ऐसा सीधा बोलो ना कि मुसलमानों को लेना ही नहीं है। यानी पुलिस रंगरूटों को प्रभु राम के वनवास से सीख मिले। इसे तो भाईजान ने मनमानी बता दिया। मतलब मुद्दा कुछ सीख का नहीं, सियासत का बन गया है और इसे लेकर कुछ ने तो नई मांग कर दी। जी, कोई बुराई नहीं है, पढ़ाना चाहिए। बाकी सभी धर्मों का समावेश होना चाहिए। कुरान भी पढ़ाइए। पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते, लेकिन सवाल जो है कुरान भी पढ़ाइए। मेघालय में जिस जगह इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की चीखें गूंजी थी, वहां मंत्रोच्चार सुनाई थी। राजा की आत्मा की शांति के लिए भाई ने घटनास्थल पर पूजा पाठ कराया। ये कोई आम पूजा नहीं थी, ये एक भाई की बिलखती पुकार है जो अपने भाई राजा रघुवंशी की आत्मा को शांति दिलाना चाहता है। उस जमीन पर जहां राजा की हत्या कर दी गई थी, बड़ी बेरहमी और बड़ी बेशर्मी से। राजा रघुवंशी का नाम अब सिर्फ परिवार की यादों में नहीं, बल्कि इस खामोश और खूनी पहाड़ी की मिट्टी में दर्ज हो गया है। करीब 2 महीने बाद राजा के भाई विपिन उसी खाई के पास पहुंचे जहां राजा की सांसें टूटी थी और वहीं पंडित जी को बुलाकर मंत्रोच्चार कराया। कहा जाता है जहां हत्या होती है वहां आत्मा भटकती है। शायद इसीलिए राजा के भाई ने वहीं पूजा करवाई, क्योंकि उन्हें अब भी लगता है कि राजा की अधूरी चीख हवा में तैर रही है और ऐसा करने के बाद शायद राजा की आत्मा को शांति मिल जाए। गुजरात के कच्छ में नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में 875 करोड़ रुपए की ड्रग्स को आंख के हवाले किया गया। कुल 400 किलो से ज्यादा ड्रग्स, 891 लीटर मादक पदार्थों को विशेष भट्टी में जलाकर नष्ट किया गया, जिसकी तस्वीरें सामने आई। कच्छ के भचाऊ तालुका के लकड़िया क्षेत्र में सौराष्ट्र एनवायरो प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किया गया। वैज्ञानिक विधि से 875 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। मैंने अपने हाथों से ये ड्रग्स को ये भट्टी में डाल के मुझे बहुत ही संतोष मिला। भारत के कई इलाकों में कुदरत का कहर लगातार जारी है।
पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक सिर्फ और सिर्फ सैलाबी मंजर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के तो कई जिलों में मानो सैलाब ने इमरजेंसी लगा दी हो। पहाड़ से लेकर मैदानों तक बादल ने कई राज्यों में तबाही मचाई है। जुलाई का महीना खत्म होने को है, लेकिन आसमानी आफत खत्म नहीं हो रही। हर दिन बाढ़ और बारिश से हुई तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल से लेकर यूपी तक, पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा तक सैलाबी सितम देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में नर्मदा समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में कई गांवों से संपर्क टूट गया, क्योंकि नदियों का पानी सड़क से ऊपर बहने लगा है। अनूपपुर में इतनी बारिश हुई कि पंचायत भवन के अंदर तक बाढ़ का पानी भर गया। पंचायत भवन में रखा सारा सामान भीग चुका है। सीधी में गोपद नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल पूरी तरह से डूब गया। ऐसे में आवाजाही बंद हो गई। विदिशा के बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते कई घाटों पर मौजूद छोटे मंदिर पानी में डूब गए। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ बारिश के बाद लबालब हो चुका है। लैलूंगा विकासखंड में बारिश और सैलाब के बाद कई गांव रास्ते डूब चुके हैं। तो बारिश के बाद नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोग अब भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। ऐसी तस्वीर हम आपको यूपी के ललितपुर से दिखा रहे हैं। गनीमत रही यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ। ये बस नहीं, लापरवाही का जीता जागता सबूत है। नदी में बहाव इतना है कि जैसे ये मौत का दरिया लग रही है, लेकिन ड्राइवर ने बस में सवार लोगों की जिंदगी इसमें धकेल दी। देखिए कैसे तेज बहाव के डूबी पुलिया में सड़क से बस निकल रही है। ना कोई रोक, ना कोई सोच, बस सिर्फ एक जिद, और जिद भी ऐसे कि 20 लोगों की जान पर भारी पड़ सकती थी। ड्राइवर ने आंख मूंदकर इतनी बड़ी बेवकूफी की, लेकिन उससे भी हैरान करने वाली बात ये रही कि यात्रियों ने भी उसे ऐसे करने से नहीं रोका। ये तस्वीरें सब कुछ कह रही हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है तेज बहाव के बीच कैसे बस लहरों से जूझती रही। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर बस बहाव में बह जाती या फंस जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का सरकारी बंगला बारिश के पानी में डूब गया। कैंपस से लेकर आवास के अंदर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। ये ग्वालियर का वीआईपी इलाका है और ये बंगला है विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का। लेकिन यहाँ न कोई वीआईपी सुविधा काम आई, ना ही कोई सिस्टम। तेज बारिश हुई और देखते ही देखते पूरा बंगला तालाब बन गया। बंगले में पानी घुसा तो नगर निगम की टीम भी पहुंची। पंप लगाए गए, तमाम कोशिशें हुई, लेकिन हालात ढाक के 3-5 जैसा है। प्रदेश में जब विधानसभा अध्यक्ष को भी बारिश में राहत नहीं मिल रही, तो आम आदमी की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ग्वालियर में नालों की सफाई अधूरी है, जल निकासी सिस्टम फेल हो चुका है और नतीजा पूरा सिस्टम पानी में डूब चुका है। लाचार नेता, बेबस जनता और उदासीन सिस्टम। क्या हर मॉनसून में ग्वालियर ऐसे ही डूबता रहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ के खूबसूरत पर्यटन स्थल पर खूबसूरती से ज्यादा खौफ का मंजर है। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि पानी पुल से तकरीबन 2 फीट ऊपर बह रहा है। हैरानी की बात यह है कि इतने खतरनाक हालात के बावजूद कुछ पर्यटक जान की परवाह किए बिना इस पुल को पार करते नजर आए। न कोई सुरक्षा इंतजाम, न कोई चेतावनी बोर्ड और न ही कोई प्रशासनिक रोक टोक। स्थानीय लोग भी डरे हुए हैं, लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि लोग पानी के बहाव को चुनौती समझ बैठे हैं। ये कोई एडवेंचर स्पॉट नहीं है, जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। बावजूद कोई बाइक से पुल पार कर रहा है तो कुछ लोग एक दूसरों का हाथ थामे सैलाब में उतर चुके हैं। कवर्धा के भोरमदेव जाने वाले पर्यटकों के लिए सावधानी जरूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। ऐसे में प्रशासन को भी चाहिए कि तुरंत चेतावनी बोर्ड लगाए और लोगों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। यूपी में बलरामपुर से झांसी तक बारिश के बाद जल प्रलय आ चुका है। नदी नाले उफान पर है, जगह जगह सड़कें टूट चुकी हैं। लगातार बारिश की वजह से नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन इस सैलाब में भी लोगों को मस्ती सूझ रही है। एक शख्स पुल क्रॉस करने के दौरान सैलाब से पंगा ले बैठा, तभी उसके पैर डगमगाए और वो तेज पानी में बहने लगा। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। कुछ लोग संभल कर पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तभी एक शख्स पानी के तेज बहाव में छलांग लगा देता है और दूर तक बह जाता है। कुछ ऐसे हालात यूपी के बलरामपुर में भी है। यहाँ बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। सड़कें टूट चुकी हैं, जिसे पार करने के दौरान एक शख्स बाल बच गया, जिसके बाद नदी किनारे और जलमग्न इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश का दौर अब भी जारी है और खतरा बढ़ता जा रहा है। बारिश के मौसम में खान पान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। इस मौसम में खाने को लेकर की गई गलतियां बीमारियों की वजह बन सकती हैं। बरसात में हेल्थ एक्सपर्ट्स स्ट्रीट फूड अवॉइड करने की हमेशा सलाह देते हैं।
दरअसल मानसून में नमी और गंदगी की वजह से बैक्टीरिया, फंगस और वायरस तेजी से पनपते हैं, जिससे पेट संबंधी समस्याएं, फूड पॉइजनिंग, डायरिया, टाइफाइड और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। बारिश में गर्मा गर्म समोसे, पकौड़े और चाट खाना मन को बहुत भाता है, लेकिन ये फूड्स तेल में फ्राई होते हैं और लंबे समय तक खुले में रखे जाते हैं। ऐसे में इनमें बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। तो अगर लिमिट से खाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा खाओगे तो नुकसान होगा उसका। और उसके साथ पकौड़े मिल जाए तो क्या, वाह भाई वाह, मजा आ गया। एक्सपर्ट का कहना है कि मानसून में शरीर की पाचन शक्ति पहले से कमजोर हो जाती है। ऐसे में पकौड़े जैसी चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। आपने बाहर का स्ट्रीट फूड खा लिया तो क्या होता है कि कई बार आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ में अगर आपने पानी पी लिया बाहर का, या कोई ऐसे हाइजीनिक नहीं है, आपने पी लिया, अपना पानी नहीं लिया। देश भर में बारिश का दौर जारी है। कोलकाता में बादलों की स्ट्राइक से सड़कें पानी पानी हो गई। रात भर हुई बारिश के चलते ट्रैफिक की रफ्तार थम गई और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जलमग्न सड़कें लोगों के लिए अब मुसीबत का सबब बन गई हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वाटर लॉगिंग की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। सड़कों पर घुटनों तक भरे पानी से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। जरूरी काम से निकली महिला के पांव पूरी तरह डूबे हैं। सड़क पर 1 से 1.5 फुट तक पानी भरा है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महिला साड़ी हाथ से ऊपर कर किसी तरह निकल रही है। सड़कों पर आई सुनामी की वजह से कई लोगों ने ऑफिस जाने का प्लान बदलना पड़ा। भयंकर जाम और आसमानी सितम के चलते सुबह सैर पर निकले लोग भी परेशान नजर आए। लगातार हो रही बारिश से लोग बेहाल हैं। ये हाल राजधानी कोलकाता का है, जो तीसरा सबसे बड़ा महानगर है पश्चिम बंगाल का। तो बाकी शहरों का हाल कैसा होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। राजस्थान के झालावाड़ में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ स्कूल पढ़ने आए बच्चों पर अचानक से छत भरभरा कर गिर गई। देखिए, हादसा तब हुआ जब स्कूल के अंदर तकरीबन 60 से 70 बच्चे मौजूद थे। छत गिरने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने बच्चों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन 7 बच्चों की मलबे के नीचे दबने से मौत हो चुकी थी। हालांकि इस हादसे में घायल कुछ बच्चों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि ये वही मौत की पाठशाला है, जिसने कुछ परिवारों को ऐसा दुख दिया जिसकी भरपाई शायद इस जिंदगी में तो नहीं हो पाएगी। माँ बाप ने भी हंसी खुशी बच्चों को इस उम्मीद में स्कूल के लिए भेजा कि वो पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हुआ जिससे यहाँ चीख पुकार मच गई। भरभराकर जैसे ही छत गिरी, बच्चे और टीचर मलबे में दब गए। स्कूल का बाकी स्टाफ और आसपास के इलाके के लोग भी वहां पहुंचे। जेसीबी की मदद से मलबा हटाया गया, लेकिन तब तक 7 बच्चों की मौत हो चुकी थी। बाकी को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। शिक्षा मंत्री मामले में उच्च स्तरीय जांच की बात कह रही है, लेकिन सवाल इतना है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में ये दुर्घटना क्यों हुई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कुदरत ने एक बार फिर से कहर बरपाया। चंबा में भारी लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर और मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। गनीमत रही कि जिस समय ये भूस्खलन हुआ उस वक्त इस मार्ग से गाड़ियों और लोगों की आवाजाही नहीं हो रही थी, क्योंकि ये सुबह का समय था। लैंडस्लाइड से 4 पंचायतों का संपर्क कट गया है। वहीं भरमौर से भी एक डराने वाला मंजर सामने आया है। बन्नी नाले में अचानक जलस्तर बढ़ने से कुछ महिलाएं पानी के तेज बहाव में फंस गईं। जरा सी चूक इनकी जान पर भारी पड़ सकती थी। ये सभी महिलाएं शादी में जा रही थीं। चप्पल हाथ में लेकर उफनते नाले को इन्होंने जान जोखिम में डालकर पार किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी नाले को स्कूली छात्राएं भी वहां मौजूद 2 युवकों की मदद से पार कर रही हैं, जिसका वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई। केंद्रीय कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए 30 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में कहा कि केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी को अन्य पात्र छुट्टियों के अलावा हर साल 30 दिन का अर्जित अवकाश देती है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारी 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश ले सकते हैं। इसके साथ ही 8 दिन का आकस्मिक अवकाश और साथ ही 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश प्रदान किया जाता है। यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल केंद्रीय कर्मचारियों को पूरे 60 दिन तक की छुट्टियों की अनुमति है, जिसका लाभ केंद्रीय कर्मचारी बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए उठा सकते हैं। जी न्यूज़।